नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत संवाद में। दोस्तों, 2024 आने वाला है। 2024 यानी वो साल जब भारत अपनी तकदीर एक बार फिर लिखेगा। इससे पहले 2019 में हमने लिखा था, चुनाव का साल था। पर क्या आप जानते हैं, 2019 के चुनाव में केवल 2019 नेशनल इलेक्शंस में हमने 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा किया था। बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। अगर हम स्टेट इलेक्शंस भी इंक्लूड करें तो ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ भी पार कर जाता है दोस्तों। एक्चुअली उससे अधिक होगा। अब यहाँ पे जो आंकड़े आते हैं उसमें करीबन करीब जो स्टेटिस्टिक्स आता है, कहा जाता है 35% तक पार्टी अपने चुनाव में, आप जानते ही एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है, उसका खर्चा होता है। लेकिन बाकी खर्चा आपके मेरे जैसे लोग करते हैं जब हम कोई साधन पकड़ के चुनाव में वोट डालने जाते हैं, या फिर वो खर्चा तब होता है जब जो बंदोबस्त करना होता है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। अब दोस्तों, यहां पे अगर कोई आपको कहे कि ये नंबर्स पूर्ण रूप से कम हो जाएं, 2%, 2%, 1 लाख करोड़ भारत बचाने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, वी आर फॉर्चुनेट, क्योंकि हमने एक न्यूज पढ़ा। न्यूज क्या था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल गया है। ये प्रपोजल है, एक कंपनी के द्वारा दिया गया है, जो कह रही है कि हमने एक ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम बनाया है जिसके द्वारा भारत ये सारे खर्चे के बगैर घर बैठे फोन से वोट कर सकता है। मुझे मालूम है ये सुनते ही आपके मन में बहुत सवाल आएंगे, ये सेफ नहीं है, इसमें कोई बाहर से इंटरफेरेंस हो सकता है, विदेशी ताकतें हैं जो कि इसको प्रभावित कर सकती हैं। तो यहां पर वी आर फॉर्चुनेट, क्योंकि डायरेक्टली वो व्यक्ति जो कि भारत के चुनाव को 21वीं सदी में लेकर के जाने वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। तो यहां पर दोस्तों, मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट से, जो कि मुझे कहने में बिल्कुल भी दो मत नहीं है। ही दिस इज द मैन, ही इज द मैन हु इज गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज द वे इंडिया वोट्स। सिर्फ इंडिया नहीं, हो सकता है दुनिया भी। थैंक यू सो मच रजत सर, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया एंड हमारे व्यूअर्स के साथ आज आप वार्ता करने आए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Kinjal, and namaskar to all your viewers as well. तो Right. रजत सर, यहाँ पर जैसा आपने दावा किया है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जिसका समय आ गया है, एक्चुअल में अगर हम देखें तो इसका समय 21वीं सदी में होना ही चाहिए। एंड ये अगर आप देखें तो मैं एक प्रेजेंटेशन भी है जो इन्होंने बनाया है, आपके साथ मैं शेयर करता हूं। तो कहा जा रहा है कि भारत में देखिए इंटरनेट यूजर्स तो बहुत बड़े हैं। जो नंबर्स है भारत में इस वक्त 692 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, 500 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं, और अगले साल 2025 तक, क्योंकि 2024 लगभग आ गया है, तो ये 900 मिलियन हो जाएगा। तो यहां पर सर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है, सबके पास उसका फोन है, इंटरनेट है, जिसके द्वारा वो वोट कर सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि मन में आ रहे हैं। तो ये क्या है फोन से वोटिंग? हाउ विल दिस बी सिक्योर एंड एट द सेम टाइम रिवोल्यूशनरी? तो ये होगा ही। ये भारत का Mhm. यूपीआई मोमेंट है। यूपीआई के बारे में भी ऐसे ही कहते थे लोग, हमारे दर्शकों को याद होगा। कहा जाता था कि कहां से जो व्यक्ति फोन नहीं यूज कर सकता वो कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा। लेकिन अब वो बॉटल नेक हट चुका है। तो सर ये आप कैसे करने वाले हैं? ये हमारा क्या है ये सिस्टम जो कि हमारे चुनाव को रिवोल्यूशनाइज करेगा और भारत रियल मायनों में, जो हम कहते हैं कि विश्व गुरु है, तो कैसे हम चुनाव के सिलसिले में, वोटिंग के सिलसिले में विश्व गुरु बन सकते हैं? ओवर Right. टू यू सर। Right. First of all, thank you for this opportunity, Kinjal. भारत एक ऐसा यूनिक देश है जो अपने विचारों से, अपने क्षमता से आगे बढ़ रहा है आज की डेट में। इससे पहले अगर आपने यूपीआई का एग्जांपल दिया था, यूपीआई किसी ने सोचा नहीं था कि यूपीआई क्या हम कभी स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस के अलावा, जो कि वीजा मास्टर कार्ड कार्ड यूनियन द्वारा गवर्न ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके अलावा हम कर सकते हैं। भारत ने ना सिर्फ वो करके दिखाया, भारत में उसकी अडॉप्शन भी है। आज हर, आप सब्जी वाले से लेके, गुब्बारे वाले से लेके, हम आप जैसे लोगों से लेके, और बड़े बड़े लोगों से लेके, शोरूम से लेके, सब यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। Correct. So India has demonstrated that it has will, it has capacity, and it adopts the technology. इसी को हमने आगे एक्सटेंड करा है। मेरा थोड़ा बैंकिंग बैकग्राउंड है, इसीलिए फिनटेक बैकग्राउंड है। इसी टेक्नोलॉजी को हम बहुत ज्यादा सिक्योर बना के, आई गिव यू अ डिटेल वॉक थ्रू अबाउट इट, उस तरीके से हमने करा है। नाउ, जैसा आपने कहा, वी विल गेट इनटू द डिटेल्स अबाउट इट। देखिए,
इलेक्शन इंडिया में एक त्योहार की तरह है। आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाइए, वहां आपको पता चलेगा कि साल में 20 इलेक्शन हो रहे हैं। ये उन्हीं के स्टेटिस्टिक्स है, हमारे नहीं है। राइट। और 28 स्टेट है और एक जनरल इलेक्शन है। करेक्ट। और स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं म्यूनिसपैलिटी के, पंचायत के, वो अलग है। नाउ इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए हमारे जैसे आम आदमी को पार्टिसिपेट कराने के लिए एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स मोबिलाइजेशन होता है, जिसके ऊपर कॉस्ट है। नाउ जो हमने यूज केस लिया था वो ये था कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को एम्बेड करें और उसको किस तरीके से हम डेमोन्स्ट्रेट करें कि इट इज अ फुल प्रूफ सिक्योर टेक्नोलॉजी, जहां हम उसको पेमेंट कर सकें, तो सॉरी, वोटिंग कर सकें। राइट। सो आप एक बार शुरू करते हैं, हम इलेक्शन के टाइमलाइंस देखते हैं, उसके थ्रू बाद मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी बताता हूँ। राइट। एंड लेट अस सी। सो देखिए, इलेक्शन में 1947 में हम आजाद हुए, 1950 में हमारा इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ, 1961 में कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल एस्टेब्लिश हुआ था, 1974 में तारकुंडे कमेटी ने रिफॉर्मेटिव रिकमेंडेशंस दिए थे, और 1990 में गोस्वामी कमेटी ने दिए थे। 1950 से 1998 में हम पेपर बैलेट यूज कर रहे थे। राइट। और 1998 में इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम लेके आए। 10,000 नाउ ऑफ बैलेट, 20 लाख पेड़। 10,000 टन्स ऑफ बैलेट, जो कि 20 लाख पेड़ों के बराबर है, ये इलेक्शन कमीशन की साइट पे लिखा हुआ है, ये हमारे अपने बनाए हुए स्टेटिस्टिक्स नहीं है। आप देखिए, एक फ्रॉम द वैल्यू क्रिएशन पर्सपेक्टिव, राइट, इसके दो एडवांटेज थे कि एक तो पेपर का कंजम्पशन कब हुआ, जब ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरा, काउंटिंग फास्ट हुआ क्योंकि डिजिटली काउंट कर रहे थे रादर देन मैनुअली। करेक्ट। सो 2019 में आप देखिए वोटिंग, 1998 में हम, मैंने बताया इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम इंट्रोड्यूस करा। 2019 की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये है, 91 करोड़ हमारी वोटिंग पॉपुलेशन थी, जिसमें से 67.11% हमारा वोटिंग टर्नआउट था। जो कुछ हमने आरटीआई फाइल करी हैं और जो हमें ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन मिली है, उसमें यह है कि 60,000 करोड़ का स्पेंड था एक्सचेकर में। ना अगर आप इस 60,000 करोड़ को चेक करते हो पर वोटिंग परसेंटेज का टर्नआउट करने के लिए, तो 910 करोड़ रुपए आपको स्पेंड करने पड़ रहे हैं 1% वोट टर्नआउट के लिए। 910 रुपए। करेक्ट। 910 रुपए, राइट। 910 करोड़ रुपए 1% टर्नआउट दिखाने के लिए। ओके। हम्म। अगर आप इसको डिवाइड करिएगा 60,000 करोड़ को 67.11% से, तो 910 करोड़ रुपीस का अमाउंट आता है फॉर 1% और ऑफ वन वोटिंग टर्नआउट। परसेंट के लिए, राइट राइट राइट, 1% हाँ। नहीं, 1% के लिए, बिल्कुल। हाँ जी, 1% वोटिंग टर्नआउट के लिए। करेक्ट। ना इस बीच में स्टेट इलेक्शन भी है, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट, 2,100 करोड़ का स्पेंड होता है ऑन एन एवरेज, बड़ी छोटी स्टेट्स के अंदर रहता है। और इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो 58,800 का हमारा स्पेंड है। तो लगभग हम 1,20,000 करोड़ के आसपास हम 5 साल में लगा देते हैं इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि हमारी बहुत विविड और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर। करेक्ट। अच्छा, एक अनदर इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स जो निकल के आया था हमारी आरटीआई में, वो ये था कि ऑन एन एवरेज 2 घंटे लगते हैं एक आम आदमी को अपने घर से निकलने के लिए, इलेक्शन बूथ में पहुंचने के लिए, फिर वहां लाइन में लग के वोट डाल के वापस आने के लिए 2 घंटे का टाइम है। हम्म। करेक्ट। तो इस हिसाब से 91 करोड़ वोटिंग पॉपुलेशन के हिसाब से आप 180 करोड़ मैन आवर्स एक दिन में, जब जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन हम स्पेंड कर जाते हैं कंट्री का। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सिमिलरली स्टेट के लिए भी होगा। नाउ, और हमारी कंट्री का विजन क्या है, हम चाहते हैं adoption of technology, security, safety, convenience, and saving in terms of FTE. This is 180 crore man hours की FTE savings मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी अब। राइट। नाउ इसको समझने से के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस कंपेयर इट विद द पेमेंट्स, बैंकिंग सिस्टम ट्रांजैक्शंस के लिए। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं किंजल, तो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, बैंक, क्यों हम वोटिंग को पेमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, इसको समझते हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेमेंट हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं एंगेज करते हैं। भाई हम ब्रेड लेने जा रहे हैं, या हमें किसी और को पेमेंट करना है, पीयर पेमेंट करना है, या मर्चेंट पेमेंट करना है, पेमेंट हम दिन में कई बार करते हैं। बिल्कुल। और
पेमेंट को देखो, उसका इवोल्यूशन कैसा रहा। पहले हम बैंक जाते थे, पासबुक में भरते थे, स्लिप भरते थे, पासबुक अपडेट कराते थे। फिर उसकी मोबिलिटी आई चेक में, हम चेक काट के देने लगे, दूसरा आदमी बैंक जाने लगा जिसको पैसे चाहिए। फिर आया एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फिर आया नेट बैंकिंग, मेरे को कार्ड की पेमेंट भी नहीं करनी, मैं सीधा बैंक ट्रांसफर नेट नेट बैंकिंग से कर सकता हूँ। उसको और हैंडी बनाया मोबाइल बैंकिंग। करेक्ट। अब मेरे को अपना लैपटॉप भी नहीं खरीदना, क्योंकि कई बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है देश में जिसके पास अभी लैपटॉप नहीं है, पर मोबाइल फोन सबके पास है क्योंकि वो अफोर्डेबल है। इसीलिए मोबाइल बैंकिंग सक्सेसफुली, और अब है यूपीआई। और आरबीआई हमें अप्रूव करता है टू फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन करने के लिए फॉर एनी डिजिटल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। एक सीवीवी होता है और एक ओटीपी डाला जाता है, ये टू फैक्टर होते हैं। बिल्कुल। जब एक आम आदमी, मेरे जैसा आपके जैसा आदमी, एक ऑन अ डेली बेसिस अपने पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन मल्टीपल टाइम कर रहा है और सिक्योर्ड फील कर रहा है, तो हम वोटिंग में ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते। करेक्ट। सो मैंने पहले आपको बताया 1950 से 1998 में पेपर बैलेट यूज होता था, मतलब उसका एक अलग ही प्रोसेस था, बहुत स्लो था। पोलिंग बूथ पे ही वैलिडेशन करना पड़ता था, अगर आप उसके आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है और वो प्रूव हो पाया तभी वो देता था। इट इज मोर ऑन अ जजमेंट एस्पेक्ट जो वहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी पे है। कहीं कहीं लोगों का बायस हो सकता है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो इससे निकल के आ रहा है वो ये है कि ह्यूमंस के अंदर दो टेंडेंसी होती है जो टेक्नोलॉजी में नहीं होती। पहला बायसनेस, दूसरा मोटिव। दूसरा टेक्नोलॉजी में दोनों चीजें मिसिंग है। मोटिव, मोटिव, राइट। टेक्नोलॉजी वही करेगी जिसके लिए उसको ट्रेन करा गया। बिल्कुल। करेक्ट। सो हमने देखा पेपर बैलेट था, फिर अब ईवीएम आया। ईवीएम के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज सबसे बड़ा ये है, जैसे आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे भी देखेंगे, वो कहेंगे इट इज टेम्पर प्रूफ। उसका एक प्रोसेस होता है, मतलब पहले बैलेट अप्रूव्ड होता है, फिर हम अपनी वोट कास्ट करते हैं, और फिर वीवीपीएटी उससे प्रिंटर से एक टिकट निकल के आती है कि हमने किसको वोट करा। वी कैन वैलिडेट दैट। इट इज बैटरी ऑपरेटेड, आपको बिजली की जरूरत नहीं है, आप इसमें पेपर गलते नहीं है, वो नहीं होता। इट इज इजियर टू ट्रांसपोर्ट बिकॉज एक ईवीएम 2000 वोट तक कैप्चर करती है। इट इज फास्टर टू काउंट, मैं पेपर काउंट कर रहा हूँ या ईवीएम से काउंट कर रहा हूँ, मुझे उसे बटन दबाना है ना, कैलकुलेट, दैट इज व्हेन इट विल कंप्यूटेड। 10,000 टन का पेपर बैलेट का सेविंग है, अराउंड 20 लाख ट्रीज, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। पर इसके कॉन्स अभी कैप्चर भी भी हैं। नहीं होता था क्योंकि उससे पहले बूथ कैप्चर की बड़ी समस्या थी। आते थे, पूरा का पूरा बूथ उठा के खुद से छाप के चले यू जाते आर थे। एब्सोल्युटली राइट, बट अभी भी कुछ स्टेट्स में ऐसे हैं, देखिए आप वायलेंस देखेंगे ना, कई कई स्टेट्स में ऐसे वायलेंस अभी भी होता है कि ईवीएम हाईजैक करके ले गए, बिल्कुल। पूरा ईवीएम मशीन को ही उठा के ले गए। कितनी बार हमने सुना है कि किसी मतलब कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम मशीन्स निकल रही हैं, मिल रही हैं। करेक्ट। बिल्कुल। सो वो एक अभी भी डाउट कास्ट कैप्चर करती हैं पड़ता है। ऑथेंटिसिटी के ऊपर। राइट, राइट, राइट। अभी भी होता है करेक्ट। कि किसी किसी कंस्टिट्यूएंसी में वापस से चुनाव करवाने पड़ते हैं, ऐसा कुछ मामला सामने आ करेक्ट। जाता है। राइट। राइट। अब इसके कॉन्स क्या है। इट इज स्टिल कॉस्ट इंटेंसिव। 2019 में तो ईवीएम ही यूज हो रहा था, पर राइट। जो हमने आरटीआई फाइल करी उसमें तो ये पता चला ना कि 1,20,000 करोड़ स्टेट प्लस जनरल इलेक्शन में जा रहा है। कितनी बड़ी वर्कफोर्स लेके जानी पड़ती है। आप सीआरपीएफ को मोबिलाइजेशन है, लोकल पुलिस का मोबिलाइजेशन है, इलेक्शन वर्कफोर्स का मोबिलाइजेशन हो रहा है। करेक्ट। आपका लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज है, सेंसिटिव स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहां पे आप अक्सर लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस देखते हो। कई कई स्टेट्स बड़ी टिपिकल है जिनमें बिहेवियर ही ऐसा है कि जो वीकर कैंडिडेट है वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन करता है टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कंफ्यूजन एंड डाउट। राइट। सैंक्टिटी ऑफ वोट आज भी नहीं है। वोटिंग काउंट एक्यूरेट है ईवीएम से, बट सैंक्टिटी ऑफ वोट का मतलब ये है कि मैं, क्या मेरे पास दो वोटर आईडी है, एक गांव का या एक शहर का। तो वो सैंक्टिटी ऑफ वोट अभी भी नहीं है ईवीएम का। क्यों बिल्कुल। नहीं है? क्योंकि आज की डेट में वोटर आईडी और आधार लिंक्ड नहीं है। राइट। आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी पिछले कई महीनों से कोशिश कर रही है, हर 2 महीने 3 महीने की एक्सटेंशन दे रही है पैन कार्ड और आधार को लिंक करने के लिए। हम मैं आपको अगली स्लाइड से बताऊंगा, हम अपने प्लेटफॉर्म से बैकएंड में पैन और आपका वोटर आईडी और पैन एक साथ लिंक कर देते हैं, और इसके कारण आप दूसरी वोट नहीं डाल सकते। करेक्ट। और इस प्रोसेस से, ईवीएम से आप सिर्फ एक ही इलेक्शन करा सकते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, ही वांट्स टू कंडक्ट वन नेशन वन इलेक्शन। राइट। और उसके लिए रामनाथ जी, हु इज ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कमिटी बनाई है। ही इज ट्राइंग टू लीड द डेलीगेशन टू सी हाउ इट कैन बी डन।
उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने प्रपोजल दिया था जनवरी में। और एक सबसे बड़ी बात कि जब आप एक चीज देखिएगा, जब आपने 60,000 करोड़ या 1,20,000 करोड़ स्पेंड करा है और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का लूजिंग इट, वो आपके ऊपर उंगली उठा दे और आपकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर डाउट हो, दो यू कीप सेइंग कि ईवीएम इज टेम्पर प्रूफ, बट आप उसे प्रूव नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट एबल टू क्वेश्चनिंग, यू टेल मी विच पर्टिकुलर वोट इज इनवैलिड, आप वो फॉरेंसिक एविडेंस जनरेट नहीं कर पा रहे। करेक्ट। और दूसरा सबसे बड़ा जो लास्ट है इसका नुकसान ईवीएम का, वो ये है कि वोटिंग परसेंटेज आज भी लो है। क्योंकि मेरी अगर वोट लेट्स से बैंगलोर की है और आज मैं दिल्ली या बिहार में हूं, तो मैं 10 बार सोचूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक्सपेंस है। करेक्ट। और मेरी कंपनी मुझे वहां छुट्टी देगी नहीं देगी, उस दिन की डेट की मिलेगी नहीं मिलेगी, सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज लो रह जाती है। राइट। सो ये है। और इसलिए मुझे लगता है जब हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इतनी इवॉल्व हो सकती हैं, बैंकिंग इकोसिस्टम इवॉल्व हो सकता है, तो हम वो टेक्नोलॉजी को विद एनहेंस सिक्योरिटी पैरामीटर्स के साथ वोटिंग में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। उसी के बेसिस पे हमने ये यूज केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पिच करा डेफिनेटली। यहाँ पे हमने जैसा देखा है, वायलेंस एक बहुत बड़ी समस्या रही है चुनाव में। आप देख है। सकते हैं 2019 के चुनाव में 72 पीपल वर किल्ड। और वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए तो कोर्ट्स को बीच में आना पड़ा। इन जो करेक्ट। निरंतर वायलेंस चलता रहा, न्यूज में भी रहा, और इसको रोकने में कहीं ना कहीं असमर्थ दिखे हम। तो ये सारी करेक्ट। समस्या होती है जब किसी व्यक्ति को फिजिकली बूथ पे प्रेजेंट होना पड़ता है, जाके चुनाव देना पड़ता है। वहां पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, गूंस, हालांकि कहना सही शब्द नहीं होगा लेकिन ऐसा कहा जाता है, वो तैनात रहते हैं आखिरी मोमेंट तक, इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं कि याद रखना अगर वोट नहीं दिए तो ये हो सकता करेक्ट। है। तो ये सारी करेक्ट। समस्याएं हैं जो कि कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति घर पे बैठा है तो ये हम इसको नलीफाई कर सकते हैं। हमारे व्यूअर्स को भी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ये हवाई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑलरेडी जो प्रपोजल गया है, कुछ उसी के जो बातें बता सकते हैं सर, वही बातें हमें बता रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें इसमें क्लासिफाइड रहेंगी जो कि ईसीआई और सर तक ही सीमित रहेगा, लेकिन वो सारी बातें जो हमारे साथ शेयर हो सकती हैं तो वो सर हमें बताने वाले हैं। तो सर बताएं, आखिरकार ये सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें ऐसा जो कि इतना अलग इसे बनाता है। सो सबसे पहले ये जो सिस्टम है ये डिजिटल वोटिंग सिस्टम है। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी एंटायर वोटिंग एक्सपेंस को लेस देन 2% पर रिड्यूस कर देता है। करेक्ट। और ये सिस्टम डीप टेक को यूज करता है। बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेशंस हमने इसमें रखी हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स तो दो ही फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, हम तो आपको 15 से ऊपर फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन करके दिखाते हैं। करेक्ट। और अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज नहीं है जैसा आपने भी कहा, क्योंकि इसमें तो है नहीं कि ग्रुप एक सगे बैठे हैं या किसी एक कम्युनिटी को एक साथ बिठा दिया, सबको फोर्स करा जा रहा है कि इसी कैंडिडेट को वोट करना है, इसको नहीं करना है। यहाँ तो आप सामने बैठे हो अपने सिस्टम के। और जो अगर लेट्स से जो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है वो हर किसी के घर तो जा नहीं सकता उस मोमेंट में, क्योंकि सबकी वोट उसी तरीके से ऑथेंटिकेट हो रही है। आपके मल्टी फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं हम, आपका हर वोट का फॉरेंसिक एविडेंस दे रहे हैं। हर वोट को आप इलेक्शन कमीशन जाके उसको वैलिडेट कर सकते हैं। आप 10% 20% ओवरऑल वोट को ले लीजिए और उसको आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। मैं आपको एक और अश्योरेंस दे रहा हूं कि आप रिपीट वोट नहीं कर सकते, क्योंकि अब फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, इसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस भी हैं जो हमने पिच करे हैं। वो एस्पेक्ट को भी हम टच नहीं करेंगे, बट बहुत सिक्योर सिस्टम है ये आप। राइट। सो एंड इट इज यूजर फ्रेंडली। जैसे आज हमने देखा कि हमें 2 घंटे लगते हैं एक आम नागरिक को वोट डालने के लिए। अब इस सिस्टम से आप 3 मिनट से 4 मिनट के अंदर पूरी वोट डाल सकते हैं। और एक स्टेट मतलब जनरल इलेक्शन का नहीं, आप इसमें वन नेशन वन इलेक्शन करा सकते हैं। स्टेट, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, जनरल इलेक्शन सारे एक साथ हो सकते हैं। राइट। विल सी इट इन डिटेल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात उठती है, जैसा आपने बताया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और अलग अलग चीजें हैं जो इसको सेफ बनाती हैं। एक बार उसको जरा विस्तार पूर्वक समझाएं, क्यों ये इतना सेफ है, कैसे ये इतना सेफ हो रहा है। राइट। देखिए सबसे पहले ना, ये जो सिस्टम है ये हमने होस्ट करा है हमारे इंडिया के अंदर बनाए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसको भारत ओएस बोलते हैं। आईआईटी मद्रास का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड
क्यों भारत ओएस? देखिए, अगर एक इन जनरल मार्केट में, या तो हम विंडोज लैपटॉप यूज कर रहे होंगे जिसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हम मैकबुक यूज कर रहे हैं जिसके अंदर आईओएस होता है, या हम एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं जिसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है या क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी दुनिया के पास है। जैसे हमारे पास है वैसे ही चाइनीज के पास होगा, वैसे ही नॉर्थ कोरियंस के पास होगा, वैसे ही यूएस के पास होगा, कनाडा, अफ्रीका, हर जगह। नाउ इस कारण से लोग इनके अंदर वल्नरेबिलिटी असेस कर पाते हैं और इंजेक्ट कर पाते हैं। करेक्ट। बट अगर मैं कहूं एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंडिया के बाहर ही नहीं है, तो उसको बाहर की दुनिया तो कुछ कर ही नहीं सकती ना। इसीलिए भारत ओएस बहुत सिक्योर है। राइट। नेक्स्ट है वाइट लेवल नेस्टेड आईपीस टू एक्सेस। अब मैं इसका एक बहुत सरल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। जैसे एक्चुअली में किसी को किंजल चौधरी से इंटरेक्ट करना है, तो हम भारत संवाद पे जाते हैं, पर एक्चुअल होस्ट नेम है किंजल चौधरी, जो कि सर्वर पे डिप्लॉयड है। और दुनिया के लिए कौन सा डिप्लॉयड है नेम? भारत संवाद। उसी तरीके से नेस्टेड आईपी जब हम रखते हैं, तो आईपी एड्रेस ऑल टुगेदर, पब्लिक आईपीज अलग होते हैं, प्राइवेट आईपीज जो होस्टेड होते हैं वो अलग होते हैं। तो उनको आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि पीछे क्या है। करेक्ट। इसके अलावा मैं आपकी वाईफाई की डिटेल्स कैप्चर करता हूँ कि आज की डेट में क्या मैं एयरटेल का वाईफाई यूज कर रहा हूँ या जियो का वाईफाई यूज कर रहा हूँ, कौन सा मेरी बैंडविड्थ आ रही है, क्या मेरे कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसकी, क्या मेरा डीएनएस है, क्या मेरा राउटर कॉन्फ़िगरेशन, सब कैप्चर करता हूँ। अगर मैं मोबाइल से वोटिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपका फोन का IMEI ID कैप्चर करता हूँ, मैं आपका सिम आईडी कैप्चर करता हूँ, मैं आपका मोबाइल आईडी कैप्चर करता हूँ, मैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैप्चर करता हूँ, मैं आपकी डिवाइस डिटेल्स कैप्चर करता हूँ। और मैं आपके डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डिटेल भी कैप्चर करता हूँ। अगर मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो मैं आपके लैपटॉप का सीरियल आईडी कैप्चर करता हूँ। इसके अलावा मैं आपके जियो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वोटर कैप्चर कर रहा हूँ। आज मैं जहां बैठा हूँ, सिस्टम इस समय इतना मैच्योर हो गया है कि मैं आपको 1 मीटर के अंदर की एक्यूरेसी दे सकता हूँ। उसके अलावा हमने इंडिया की पूरी बाउंड्री को जियो फेंस करा है। इंडिया के जितने भी काउंसुलेट हैं दूसरे देशों में, उनको जियो फेंस करा है। नाउ 16 मार्च 2023 में देन ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू, जो कि लॉ मिनिस्टर जस्टिस एंड लॉ थे, उन्होंने राज्यसभा में रिटर्न रिस्पॉन्स दिया था कि he has requested election commission to amend the code of conduct of election rule 1961 to include the NRI voters। ना एनआरआई वोटर्स को पार्टिसिपेट कराने के लिए हमने जितनी भी हमारे इंडियन काउंसलेट्स हैं बाहर, उनको जियो फेंस करा है कि आप उसके बाहर से वोट डालोगे तो वो नल एंड वॉइड काउंट होगी। सो जियो फेंसिंग का फायदा ये हुआ कि कोई दूसरे एनिमी स्टेट से चाहे वोट इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो नहीं कर सकते। करेक्ट। फिर मैं आपकी पर जीपीएस मैप। मैं आपको एक बार इंटरप्ट करूंगा, तो ये जियो कोऑर्डिनेट्स जो है हर वोटर का जो आप कैप्चर कर रहे हो, तो क्या ये हम पोलिंग स्टेशन से इसको लिंक कर देंगे कि भाई इसके तुम 40-50 किलोमीटर के दूर से कर रहे हो तो फिर तुम्हारा वोट अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं इसी बताता पोलिंग हूँ, स्टेशन मैं के आपको लिए। बताता हूँ। हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेट्स से मैं अभी बैंगलोर में हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है महादेवपुरा। करेक्ट। बैंगलोर में और भी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी वाइट फील्ड के अंदर। नाउ मेरा वोटर आईडी लेट्स से जिस एड्रेस पे है, मैं वो एड्रेस जब इनपुट कर रहा हूँ, उसके जियो कोऑर्डिनेट है, और जहां से मैं वोट कर रहा हूँ, क्या उसके जियो कोऑर्डिनेट मैच कर रहे हैं उस एड्रेस से? नहीं। सो इट हैज टू मैच, and the level of acceptance of that match we will give it to the governing body, which is election commission of India। they can decide। करेक्ट। उसके अंदर हमने एक और मतलब जो ऑप्शन रखी है वो ये है कि लेट्स से मेरा वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है महादेवपुरा, बैंगलोर, बट मैं हूं आज दिल्ली में, तो मैं दिल्ली का अगर करंट एड्रेस डालता हूं अपना और उसका प्रूफ अपलोड करता हूं, तो मैं वहां से भी महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट कर सकता हूँ। सो वोटिंग परसेंटेज टू बढ़ डिसाइड वो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी हमने सिस्टम प्रोवाइड सिस्टम कर इज, दी है। हाँ, सिस्टम अडॉप्ट्स टू दी नीड्स कि किस तरीके से हम वोटिंग को और वाइड स्प्रेड कर सके। करेक्ट। येट मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ इट। राइट। अच्छा, इसके बाद हम आपके जीपीएस जो मैपिंग कर रहे हैं, उसको हम किसके अगेंस्ट वैलिडेट कर रहे हैं? हम आपके आईपी एड्रेस से भी वैलिडेट कर रहे हैं कि ये आईपी एड्रेस इस जीपीएस के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि मेरा आईपी आ रहा है दिल्ली का और जीपीएस लोकेशन आ रही है बैंगलोर की, तो मैं उसको फ्लैग कर दूंगा। करेक्ट। एंड डिपेंडिंग अपॉन क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू हम चूज करें, वो ड्रॉप हो जाएगी वोट। आई वैलिडेट योर वोटर आईडी डिटेल्स
ऑल्सो योर आधार डिटेल्स, उसको हम बैकग्राउंड में हम उसको मैच भी करते हैं। आपका टेक्स्ट में जो हम इनपुट कर रहे हैं अपनी डिटेल्स, उनको हम आधार और वोटर आईडी से मैच कर रहे हैं कि ये सही डिटेल है भी या नहीं है। हम आपका फेस मैच कर रहे हैं, जब आप वोटिंग प्रोसेस में होते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो हम आपका फेस मैच करते हैं, जिससे कि वही व्यक्ति जिसकी आधार पे फोटो आई है, ये वही व्यक्ति वोट डाल रहा है या नहीं डाल रहा। अच्छा, अब आपका एक प्रश्न आएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं किंजल का फोटो लगा के कैमरे के सामने वोट कर दूं। वो उसका भी प्रावधान है, हम आपकी लाइवलीनेस मैच कर रहे हैं कि ये क्या सिर्फ फोटो है या कुछ चल रहा है। क्योंकि अगर फोटो हुई तो फोटो में मूवमेंट नहीं है, तो वो उसमें सिस्टम आगे मूव नहीं करे। तो हम आपकी लाइवलीनेस भी मैच करते हैं। अच्छा, इस समय हम बात कर रहे हैं, मेरे पीछे से कोई चला जाए तो सिस्टम फिर आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन इन्फ्लुएंशियल वोट। बिकॉज हमें तो चेक करना है ना कि मैं अपने हित से वोट डाल रहा हूँ, अपने मन से जिस पार्टी को डालना चाहता हूँ उससे डाल रहा हूँ, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं। कोई पीछे से आवाज बात आ रही है, आवाज आ रही है, तब भी सिस्टम उस पर फ्लैग लगा देता है, वोट आगे नहीं जा सकता। करेक्ट। सो यू इट गिव्स यू एन इंश्योरिटी कि आप ही के हिसाब से वोट होगी जिसको आप चाहते हैं। करेक्ट। एंड देन वी डू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ ओटीपी अगेन ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद आधार। राइट, राइट, राइट। परफेक्ट। तो अब कैप्चा वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं कि सो दैट कोई मशीन से इसको इन्फ्लुएंस ना करे, तो वो भी हाँ जी, रह बिल्कुल सकता डाल है। सकते हैं, ऐसा एब्सोल्युटली राइट, रहेगा। एंड इट्स अ वैलिड सजेशन। आई मीन वी कुड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट आल्सो, बट हमने अभी रखा नहीं था क्योंकि अभी हम पिच कर रहे हैं, बट दिस दिस शुड कम, वी विल ऐड इट। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, आपने हमें इसकी सेफ्टी के बारे में पूरा बताया, लेकिन यूजर इंटरफेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो हम जोड़ने वाले हैं, मतलब बिल्कुल ग्रामीण तबके से लेके, हो सकता है जो वोट देने जा रहे हैं इन्फ्लुएंशियल लोग भी हों, रहते ही हैं। तो यहाँ पर जरूरी है कि जैसे जीएसटी पोर्टल बना है, जो जीएसटी भरते हैं वो जानते हैं कितना कठिन है ये पोर्टल में जीएसटी भरना। कहा जाता है कि जिसके पास जीएसटी नंबर है वो डायरेक्टली जाके भर सकता है, लेकिन सीए रखना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ जीएसटी भरने के लिए। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द यूजर इंटरफेस, इतना कठिन बनाया है। तो यहाँ पे कैसा यूजर इंटरफेस होने वाला है उसके बारे में हमें बताएं, सो दैट लोग समझ सकें ये कितना यूजर फ्रेंडली है। देखिए, इस थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस स्लाइड, इसको अभी होल्ड इसी पे रखते हैं, मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब दूंगा क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। देखिए, जब हम कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना, तो सिर्फ सिक्योरिटी और अंडरलाइंग पैरामीटर्स और एल्गोरिथम्स ही फैक्टर नहीं करते। हम जो एंड यूजर है जिसके लिए ये यूज केस सॉल्व करा जा रहा है, उसका कंफर्ट भी देखते हैं, उसकी सिस्टम की एडेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ इट्स सक्सेस। राइट। तो उस कंसिडरेशन में हमने जो रखा है, पहले तो ये पूरा प्रोसेस आप 3 मिनट के अंदर पूरा कर दोगे, 3 से 4 मिनट में। करेक्ट। और सारी की सारी वैलिडेशन ऑन द फ्लाई हो जाएगी बाय द टाइम यू क्लिक सबमिट। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी को अपना एक डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट, और फिर जाके वोट कर। सेकंड, ये मैं अपने घर से बैठे बैठे कर रहा हूँ, अपने घर के कंफर्ट ऑफ सोफा चेयर जो है मेरे को कंफर्टेबल है, उस एनवायरनमेंट से कर रहा हूँ जहां मैं सिक्योर फील करता हूँ। करेक्ट। और जब हम शुरू करते हैं तो हम यूजर को पहले से ही ये बताते हैं कि ये चीजों को हम आपकी कैप्चर करेंगे, आधार डिटेल। राइट। और ये एक इंटरफेस है, ये मोबाइल इंटरफेस है इसका। हम आपको इसका अभी डेस्कटॉप इंटरफेस पे दिखाऊंगा, क्योंकि डेस्कटॉप इंटरफेस की कुछ स्लाइड्स और शेयर्स डिटेल्स मैंने आपके लिए रखी हैं इसमें। राइट। और आप देखिए इस पे, तो सबसे पहला जो पेज है वो ये है, मैं अपना इनपुट डालता हूँ, अपना वोटर आईडी डालता हूँ फॉर सेंसिटिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इनपुट पैरामीटर्स हैं इसलिए मैंने इसे ग्रे कर दिया, क्योंकि बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मैं अपना नाम, अपना वोटर आईडी, आधार नंबर डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, एड्रेस डाल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी डाल रहा हूँ। नाउ वोटर आईडी से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मैच हो रही है, आधार नंबर से मेरा एड्रेस मैच हो रहा है, और एड्रेस मेरा क्रॉस मैच हो रहा है वोटर आईडी के एड्रेस पे। करेक्ट। और मैं इसके ऊपर अपनी इमेज अपलोड करा रहा हूँ, वोटर आईडी की इमेज अपलोड कराई फ्रंट बैक, और आधार की इमेज अपलोड कराई फ्रंट बैक। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो हमने आधार के अंदर से जो डिटेल है उसको बाहर एक्सट्रैक्ट करा, ओसीआर करा उसका, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इस इनपुट स्ट्रीम से वैलिडेट कर दिया, एंड हमने उसे डॉक्यूमेंट क्रॉस भी मैच करा। जैसे ही ये प्रोसेस हो जाता है, सिस्टम आपको नेक्स्ट बटन एनेबल होगा, और नेक्स्ट बटन में आपको एक ओटीपी आएगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे है, जो कि आपके आधार से भी लिंक्ड है, और जिस मोबाइल नंबर को आपने एंटर करें। क्योंकि
ये इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टेप, क्योंकि किसी और के पास आपका ओटीपी नहीं जा सकता वोट डालने के लिए। तो आप एक ओटीपी डालेंगे। इसके अंदर एक और अंडरलाइन जो हमने एक सिक्योरिटी पैरामीटर एस्पेक्ट रखा है, वो ये है, अभी आपका ओटीपी है 168909। अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में डाल देंगे 909861, तो वो फ्लैग कर देगा कि ये somebody is trying to influence me। तो वो वोट वहीं स्टॉप हो जाएगी, 20 मिनट बाद चलेगी। आपका पोर्टल का एक्टिवेशन ही 20 मिनट्स बाद होगा, और ये भी कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर हमारा, वाह, राइट। ये बहुत बढ़िया। अब जैसे ही हम आए, इसकी वोटर आईडी की सारी डिटेल्स चेक हुई, वैलिडेट हुई। वोटर आईडी से मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी मैच हुआ, मेरी वोटर आईडी नंबर, मेरा आधार नंबर, ये सारी डिटेल्स मैच होके आई, डिस्प्ले हुई, और एल्गोरिदम ने बता दिया कि दे आर एक्यूरेट एज पर द थ्रेशोल्ड सेट बाय द गवर्निंग बॉडी। उसके बाद, कैन यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड प्लीज वंस। उसके बाद इन वन शॉट ओनली आप देखिए किस किस इलेक्शन के लिए, किस किस इलेक्शन के लिए मैं एलिजिबल हूं, वो सारे के सारे डिस्प्ले हुए। एंड दैट इज वेयर वी आर कॉलिंग वन नेशन वन इलेक्शन। एक ही शॉट में सारे इलेक्शन। किसी किसी के लिए, जैसे कोई होगा जिसके लिए म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शन नहीं होंगे, या स्टेट नहीं होगा, कोई यूटी के अंदर है तो स्टेट इलेक्शन नहीं होंगे, तो वो सारे डिसेबल हो जाएंगे। एंड दिस इज वी आर फेचिंग फ्रॉम द वोटर आईडी डेटाबेस, राइट। राइट। सो दिस इज हाउ इट डज। सिस्टम ने सबसे पहले आपका फेस चेक करा, उसके बाद आपके जियो कोऑर्डिनेट, सारी एड्रेस लोकेशन दी, आपके लैट लॉन्ग डिटेल्स दी, आपका टाइम स्टैम्प दिया कि ये आदमी ने इस समय ही दिया है, करेक्ट। और उसके बाद आपका लाइवलीनेस चेक हुआ। जब तक ये दोनों टिक मार्क नहीं आते आपकी स्क्रीन पे, तब तक सिस्टम आपका नेक्स्ट बटन एनेबल नहीं करता है। और अगर कोई पीछे से चला गया, कोई बोल रहा है, सेकंड वॉइस आ रही है, देन द सिस्टम विल नॉट गिव अ टिक मार्क फॉर लाइवलीनेस स्टेटस, करेक्ट। सो आपको पता है ये व्यक्ति कि जिसकी आधार की डिटेल ये है, मोबाइल नंबर ये है, कॉन्स्टिट्यूंसी ये है, इंटरनेट की डिटेल ये है, आईपी एड्रेस ये है, इस समय इस लोकेशन पे बैठा है। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट आप इसके सिक्योरिटी पैरामीटर समझ सकते हैं कि ये देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी बोगस वोट डालना चाहेगा वो कैसे पकड़ा जाएगा, और कोई अनरूलिंग एलिमेंट होगा वो कैसे पकड़ा जाएगा, राइट। राइट। सो इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। और क्योंकि हमारे सेंटर, स्टेट, म्युनिसिपल, पंचायत सारे इलेक्शन एलिजिबल थे, एक एक करके सेक्शन सब खुलेंगे हमारे लिए। हम इसको नेक्स्ट क्लिक करते हैं इसके बाद। और देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं उनकी लिस्ट है यहाँ। और हर कैंडिडेट के ऊपर जब आप माउस ओवर करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ आती है। आप उस कैंडिडेट का पार्टी का नाम, उसका सिंबल, उसका नाम सुन सकते हैं, उसका मैनिफेस्टो देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बाकी कैंडिडेट के हिसाब से भी। और अगर आप पढ़ने में सक्षम नहीं है तो आप उसको अपनी रीजनल भाषा में भी इस मैनिफेस्टो को सुन सकते हैं। इंग्लिश के अलावा आप अपनी सुन भी सकते हैं। वाह। सुन भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सुनने का भी प्रावधान रखा है, राइट। क्योंकि ये पब्लिक फोरम में जा रहा था, इसलिए हमने वायर फ्रेम्स यूज करे हैं, ना कि एक्चुअल स्क्रीन्स हमारी। तो आप इसे सुन सकते हैं कि कौन सा पार्टी का मेंबर है, उसका क्या मैनिफेस्टो है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, कितना उसने कंट्रीब्यूशन करा है, और वो क्या करना चाहता है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। आप उसे सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट करिए, सेंटर हो जाएगा आपका कंप्लीट। फिर आप स्टेट का करिए इसी तरीके से। आपने स्टेट के लिए करा, उसको क्लिक करिए। इस स्टेज में आपको बता रहा है कि भाई आपने सेंटर में ये पार्टी सिलेक्ट करी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये इसका नाम है, और ये इसकी मैनिफेस्टो है, ये आपकी डिटेल वैलिडेट हुई है। कैन डू यू वांट टू प्रोसीड? नहीं तो आप दोबारा जाके वापस भी कर सकते। आपने नेक्स्ट क्लिक करिए, आपको एक और बार ओटीपी आएगा। उस सेम प्रोसेस है, वही सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं। आप रिवर्स डालिएगा तो वो फ्लैग चला जाएगा, कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है तो। नहीं तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए एंड वोट इज डन। वाह। दैट्स इट। ये पूरा समझाने में भी मुझे शायद 5 मिनट नहीं लगे होंगे। जब आप इसे करेंगे, इट इज एन अमेजिंग सिक्योर सिस्टम। डेफिनेटली। तो सर, यूजर इंटरफेस तो सच में बड़ा ही इम्प्रेसिव है, वेरी सिंपल टू यूज एट द सेम टाइम। आपने सारे जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स का ध्यान रखना है वो रखा है। तो करेक्ट। डेफिनेटली द सिस्टम लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये प्रपोजल भी गया है, तो आई गेस मुझे सिस्टम तो बहुत अच्छी लगी। हमारे व्यूअर्स को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं आप, और इसमें कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर डालें। बाकी सर, डेफिनेटली टाइम तो आ गया है कि अब चुनाव बिल्कुल। को भी हम 21वीं सदी में लेकर के जाएं।
स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है। एंड डेलॉइट का कहना है 2026 तक 1 बिलियन यूनिक यूजर्स होंगे जिनके पास भारत में स्मार्टफोन होगा। तो ऐसा तो नहीं है ये, जो कि सारे एडल्ट्स को लगभग कवर कर रहा है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है ये कि जो कह रहा है कि बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। रादर इसका टाइम तो आज ही आ गया है। एंड हो सकता है इस वक्त नेशनल इलेक्शंस में लगे ये बिग चेंज आए, तो उसके पहले आप म्युनिसिपल इलेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, पोस्टल बैलेट से स्टार्ट कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट के लिए लेकिन पिच कर रहे हैं। डेफिनेटली सर इसको इम्प्लीमेंट करने का तो टाइम आ ही गया है। एंड टुवर्ड्स द एंड सर, मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा आपका सिस्टम। एंड थैंक आई यू। गेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ड्यू डिलीजेंस जो डिजर्व करता है ये सिस्टम, इसको देना चाहिए। एंड टुवर्ड्स द एंड सर, आपके एंडिंग कमेंट्स क्या रहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, आप प्लीज बताएं हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इसी इसी तरीके से इसको समाप्त करना चाहूंगा। इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कि वो उसके पास टेक्नोलॉजी नो हाउ है, हमारे पास सिस्टम कैपेबिलिटी है, और हमने चीजों को कई बार दुनिया में करके दिखाया है। चाहे वो हमारा चंद्रयान अभियान हो, या ISRO की काबिलियत हो, चाहे वो हमारा UPI हो। इसी तरीके से हमें इलेक्शन के लिए भी करना चाहिए। आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे, तो उनकी एक स्टेट है एरिजोना। उस एरिजोना में पहले डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे, पर फिर रिकाउंट हुआ और 0.3% वोट का स्विंग हुआ। ये आ गए हैं हमारे बिडेन, बिल्कुल। राइट। सो 1.3%, और उसके बाद भी ये एविडेंस प्रूफ नहीं कर पाए, सिर्फ एलिगेशन ही एलिगेशन है कि somebody was meddling, somebody else is meddling, ये गलत है। ऐसे एलिगेशंस अगर किसी गवर्निंग बॉडी पे आ रहा है, वो प्रूव ना कर पाए, वो बहुत गलत बात है। और इस सिस्टम के थ्रू आप एवरी वोट को ऑथेंटिकेट कर सकते हो, करेक्ट। सो यू वुड ऑल्सो नो कि कौन कहाँ वोट कर रहा है, किस डिटेल में कर रहा है, उसके मैंने आपको सिक्योरिटी, इनहेरेंट सिक्योरिटी, वो भी बताएं, स्ट्रेंथ क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं किंचल, जहां पे लोग, कंट्रीज के पास बैलेट पेपर या इंक, इलेक्शन इंक खरीदने के भी वो नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। उन कंट्रीज के लिए तो बहुत बड़ा रिलीफ, correct, and we are trying to make it an offline process also of the same election, this, so we'll keep you posted on that. With this, I'll thank you for your channel, to your and your channel, to give me this opportunity to present it. Thank you. तो थैंक यू सो मच रजत सर, आप हमारे साथ जुड़े। एंड हमारे व्यूअर्स, आपको बताना चाहूंगा मैं, जैसे यूपीआई इंडिया का गिफ्ट है दुनिया को, जहां पे हर जगह हम देते हैं यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट करें, मास्टर कार्ड और वीजा इन सब के चंगुल से मुक्ति, एक अलग प्रकार की इंडिपेंडेंस मिलती है, वैसे ही ये भी एक गिफ्ट हो सकता है हमारे बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज को, बाकी जो हमारे देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं, उनके लिए दिस कैन बी द सिस्टम जिस पर वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ Right. आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिस्टम के बारे में जान सकें। और साथ ही साथ भारत संवाद को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जाएं, जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच रत सर, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच। Thank you.